वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस की ये जो हमारा क्लास जो अभी चल रहा है वो है अकाउंट्स का क्लास। अकाउंट की क्लास में आज हम पढ़ेंगे एनआरआई, एनआरओ, पीआईओ और आपका ये फेमा एक्ट। ये फेमा एक्ट एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये फेमा एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यही पूछा जाता है कि भाई फेमा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है और ये साल कौन सा है। मैं आपको ये क्लास पढ़ाने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप सब मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में चैनल पे लाइक दो और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर करो। अपनी दोस्तों के साथ ये चैनल हमेशा शेयर करो और ये चैनल रेगुलरली देखो। ऐसा नहीं है कि आज देखोगे एक महीने बाद देखोगे तो आपको क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। जो लोग मेरी ऑलरेडी पिछला क्लास देख चुके हैं वो उनको पता है कि मैं क्या पढ़ाती हूँ और मैं कितना पढ़ाती हूँ और मैं कितना डेप्थ में जाता हूँ। और ये जो क्लास जो चल रहा है ना, ये पूरा अपडेटेड नॉलेज के ऊपर ही आपका ये क्लास चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल 6 साल पुराना मैं आप लोगों को अपडेट्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा करेंट नॉलेज के ऊपर ही आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, सही इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपका डेप्थ में इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऑलरेडी जो मेरा जो पिछला जो क्लास है उस पर मैंने आप लोगों के एनआरओ, एनआरई और एफसीएनआई अकाउंट पढ़ाई है। वहीं पर आप लोगों ने सुना था ये फॉरेनर्स, एनआरआई, ये सब चीज़ें आखिर है कौन, ये है क्या। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई अकाउंट्स के क्लास में ही मैं इसको डाल दूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाकर। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म है आपका नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो आपको ये मतलब जो इंडिया में अभी नहीं रहते, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा भाई इंडियन होने के लिए आपको क्राइटेरिया क्या चाहिए। टू बी ट्रीटेड एज इंडियन यू मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन एनी प्रीवियस ईयर और एटलीस्ट 60 डेज इन दैट ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर। ये हो गया आपका पहला। As per the new rules of the Finance Act 2020, persons who are earning above 15 lakhs from Indian resources will be treated as Indian if they are not paying any taxes to any foreign country. चलो पहले बात ये आप जान लो कि भाई अगर कोई बंदा ये पहले आप ये जान लो कि प्रीवियस ईयर है क्या। मान लो ये 2023 है, 2023 में आप कितना रहोगे। 2023 से लेकर 2024 तक ये जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, ये जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, यहाँ पर तो आप तभी जब ये 2023 खत्म होगा तभी तो आपको जाकर पता चलेगा ना कि भाई आप एक साल में इस कंट्री में कितने दिन तक रह चुके हो। नहीं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल तो आपको पता है कि आप हमारी कंट्री में कितने दिन रह चुके हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन है टू बी ट्रीटेड एज इंडियन यू मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन एनी प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल आपको 365 दिन में 182 दिन आपको मिनिमम रहना पड़ेगा इंडियन बनने के लिए, और एटलीस्ट 60 डेज इन दैट ईयर एंड 365 डेज इन 4 ईयर। मतलब 4 साल में आपको 365 दिन रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल में ही आपको 365 दिन रहना पड़ेगा। 4 साल टोटल, जो 4 साल का मतलब ये होता है आपका 4 साल का आपका ये पूरा मतलब होता है 1460 दिन। 4 साल का आपका ये पूरा मतलब होता है 1460 दिन। मतलब 1460 दिन में आपको बस 365 दिन आपको ये रहना पड़ेगा इस जगह हमारी कंट्री में। मान लो कि अगर आप हमारी कंट्री में 1460 दिन में आप सिर्फ 365 दिन नहीं रहे और साथ में किसी एक साल में आपको 7 दिन रहना पड़ेगा। मतलब उसी साल के ऊपर बेस करके कैलकुलेट किया जाएगा कि एक साल में आप 7 दिन रहे कि नहीं। इन दैट ईयर एटलीस्ट 60 डेज इन दैट ईयर एंड 365 डेज ड्यूरिंग 4 ईयर्स। 4 साल में 365 दिन और उसी साल में आपको ये 7 दिन रहना पड़ेगा। ये आपका क्राइटेरिया है। और एक क्राइटेरिया है, एज पर द न्यू रूल्स ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020, पर्सन्स हु आर अर्निंग अबव 15 lakhs फ्रॉम इंडियन रिसोर्सेज विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इफ दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस टू एनी फॉरेन कंट्रीज। मान लो कोई एक बंदा इंडिया पे रह रहा है, इंडिया पे खा रहा है, इंडिया पे बिजनेस कर रहा है और इंडिया से ही आपका 15 लाख रुपए साल में, मतलब 15 लाख से ऊपर साल में कमा रहा है और वो किसी दूसरे कंट्री को टैक्स नहीं दे रहा
और वो किसी दूसरी कंट्री को टैक्स नहीं दे रहा, सिर्फ इंडिया को ही टैक्स दे रहा है, इंडिया से ही पैसे कमा रहा है और 15 लाख से ऊपर अगर वो कमा रहा है साल में, तो वो भी इंडियन कहलाएगा, तो वो भी इंडियन ही कहलाएगा। और अभी ये जान ली एनआरआई है कौन? एनआरआई है कौन? पर्सन्स हु लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है, स्टेड इन द फॉरेन कंट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम और मे बी देयर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स लेफ्ट इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम एगो। मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब हमारा कंट्री को जो फ्रीडम नहीं मिला था, तब बहुत सारे लोग ब्रिटेन चले गए, उधर जाकर सेटल हो गए, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स सेटल हो गए, हमारी जो मम्मी पापा होती है या हमारी जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो जाकर उधर ही सेटल हो गए। तब भी आप एनआरआई क्या कहलाओगे? जब भी आप उस कंट्री से हमारी कंट्री में वापस आओगे, आप कहलाओगे कि भाई आप एनआरआई हो, आप ब्रिटेन के सिटीजन हो लेकिन आप इंडिया पे आ रहे हो, मतलब आपका ग्रैंड पेरेंट्स जो है उधर रह रहा है। लेकिन एनआरआई के पास ये पॉजिटिव दिख ये होता है कि भाई उनके पास वोटिंग राइट्स रहता है। एनआरआई जो होते हैं ना, उनके पास उनका ग्रैंड पेरेंट्स उधर जाकर सेटल हो गया, अभी आप चले गए किसी फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब नौकरी के लिए, उधर जाकर आप सेटल हो गए, तब भी आप एनआरआई कह लोगे, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट रहेगा। ये हो गया आपका एनआरआई का फुल डेफिनेशन। दूसरा बात यह है आपका पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडिया ऑरिजिन। ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक कार्ड है, सीधा सीधा बोलूँ तो पीआईओ आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक कार्ड है। विल बी ट्रीटेड एज इंडियन, मतलब मान लो कि आप किसी कंट्री में गए, उधर जाकर आप सेटल हो गए, आपके पास ये पीआईओ कार्ड है। तो पीआईओ कार्ड का आपका फायदा क्या है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप इंडियन कहलाओगे, आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा। नो वोटिंग राइट्स कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन कैंडिडेट। मतलब ये मान लो हमारी कंट्री का टोटल 4 पिलर होता है। एक होता है आपका फर्स्ट पिलर, सेकेंड पिलर, थर्ड पिलर एंड फोर्थ पिलर। फर्स्ट पिलर में आपका आता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। सेकेंड पिलर में आपका आता है जुडिशियरी। थर्ड पिलर में आपका आता है ब्यूरोक्रेसी, मतलब ये जो पूरा जो सिस्टम जो चल रहा है, जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी वही है। अब फोर्थ पिलर है आपका न्यूज़ रिपोर्टिंग, ये चैनल वगैरह जो चलते रहते हैं ना टीवी में, न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं, वही होते हैं आपका फोर्थ पिलर। तो पीआईओ कार्ड अगर आप होल्डर हो ना, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि भाई आपका फर्स्ट पिलर का जो ऑप्शन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। आप किसी दूसरे कंट्री में हो, आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हो, उधर से आपने इंडिया का जो पीआईओ कार्ड का जो क्राइटेरिया है वो आपने फुलफिल किया और आपको पीआईओ कार्ड मिल गया। लेकिन पीआईओ कार्ड का ये प्रॉब्लम ये है कि भाई आप वोट नहीं दे सकते, कि भाई आप वोट नहीं दे सकते, आप इलेक्शन पे खड़ा नहीं हो सकते, आप एमएलए नहीं बन सकते, आप एमपी नहीं बन सकते, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप सीएम नहीं बन सकते, आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, आप डिप्टी सीएम नहीं बन सकते। आप मतलब फर्स्ट पिलर का जो ऑप्शन है पूरा का पूरा आपका बंद हो जाएगा। ये पीआईओ कार्ड होल्डर का ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट है, चलो और भी नेगेटिव पॉइंट है। नो वोटिंग राइट्स कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन कैंडिडेट, विल नेवर बी द पीएम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैन स्टे इन इंडिया बट यू हैव टू इन्फॉर्म FRRO फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस अबाउट योर एड्रेस ऑन एवरी 6 months until you leave the country। चलो मैं अभी आपको ये पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई मान लो आपके पास पीआईओ कार्ड है, होल्डर है, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप कंट्री में अचानक से आ जाओगे और अनलिमिटेड समय तक रहोगे। हाँ, अनलिमिटेड समय तक रह सकते हो, लेकिन हर 6 महीने में आपको FRRO फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ हो। आप 10 साल के लिए रहो, आप 5 साल के लिए रहो, 20 साल के लिए देखो, लेकिन आपको हर 6 महीने में आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ पर हो, आपका एड्रेस कहाँ है, अभी आप करंट लोकेशन कहाँ है। ये आपका एक प्रॉब्लम है, इसीलिए बेस्ट है आपका OIC। इसीलिए